गांव की शाम होने वाली थी। आसमान में काले घने बादल ऐसे छा गए थे जैसे दिन में ही रात हो गई हो। ठंडी हवाएं चल रही थीं और बिजली कड़क रही थी। माधव अपनी पुरानी लकड़ी की रेहड़ी को धकेलता हुआ चौराहे की तरफ जा रहा था। माधव बहुत गरीब था। उसके पास बस यही एक ठेला था जिससे वो पाव भाजी बेचकर अपना गुजारा करता था। उसके घर की छत कच्ची थी जो हर बारिश में टपकने लगती थी। हे भगवान, आज बस बारिश ना हो। अगर आज भाजी नहीं बिकी तो कल तक सब खराब हो जाएगा। घर में राशन भी खत्म हो चुका है। सुमित्रा इस उम्मीद में होगी कि आज कुछ पैसे लेकर आऊंगा तो घर का चूल्हा जलेगा। जैसे ही माधव ने चौराहे पर अपना ठेला लगाया वैसे ही मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। देखते ही देखते बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। लोग अपनी अपनी दुकानों के शटर गिराकर घर जाने लगे। तभी माधव ने जल्दी से एक फटी हुई पन्नी निकाली और अपनी पाव भाजी को बचाने के लिए उसे ढक दिया। वो खुद तो भीग रहा था पर उसे चिंता अपनी भाजी की थी। तभी गांव का एक आदमी बिरजू जो माधव के ठेले के पास से जा रहा था, उसने माधव से कहा, अरे माधव, ये क्या कर रहे हो? ऐसी आफत वाली बारिश में कौन बाहर आएगा तुम्हारी पाव भाजी खाने? घर जा भाई, वरना बीमार हो जाएगा। बिरजू भाई, गरीब को बीमारी से ज्यादा भूख का डर लगता है। आज दिन भर से 1 रुपए की भी बोनी नहीं हुई है। अगर खाली हाथ घर गया तो सुमित्रा को क्या मुंह दिखाऊंगा। बारिश और भी तेज हो गई। वो एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर बस आसमान की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर। रात के 8 बज गए थे। बारिश थोड़ी धीमी हुई थी लेकिन हर तरफ सन्नाटा था। माधव ने सोच लिया था कि आज का दिन उसके लिए खराब गया, अब घर लौट जाना चाहिए। वो अपना सामान समेट ही रहा था कि अचानक एक बड़ी सी कार कीचड़ उछालती हुई आई और सीधे माधव के ठेले के पास आकर रुक गई। उस कार से एक साहब बाहर उतारते हैं और कहते हैं, ओ भाई, क्या कुछ खाने को मिलेगा? हम लोग शहर जा रहे थे लेकिन आगे का रास्ता बंद है। बहुत जोर की भूख लगी है। जी साहब, भाजी तो तैयार है, बस पाव गरम करने की देर है। आप 5 मिनट रुकिए, मैं अभी देता हूँ। अरे भाई जल्दी करो, इस ठंड में कुछ गर्मा गर्म मिल जाए तो जान में जाना है। माधव के मुरझाए हुए चेहरे पर रौनक आ गई। उसने जल्दी से चूल्हा जलाया। मक्खन की खुशबू चारों तरफ फैल गई। उसने तवे पर भाजी को अच्छे से मैश किया और पाव को मक्खन लगाकर लाल होने तक सेका। गर्मा गर्म धुआं निकलती पाव भाजी देखकर उन मुसाफिरों की भूख और बढ़ गई। जिसके बाद माधव गर्मा गर्म पाव भाजी की प्लेट सजाकर साहब को देता है। लीजिए साहब, गर्मा गर्म पाव भाजी खाइए। जिसके बाद साहब जैसे ही पाव भाजी का एक निवाला खाते हैं तो माधव से कहते हैं, वाह भाई, क्या स्वाद है। हमने शहर के बड़े होटलों में खाया है पर ऐसी चटपटी भाजी कहीं नहीं मिली। तुमने तो कमाल कर दिया। सच में यार, इस बारिश में इसका स्वाद दुगना हो गया है। भाई 2 प्लेट और लगाओ। माधव की मेहनत रंग लाई। उन लोगों ने भरपेट खाना खाया। जब पैसे देने की बात आई तो साहब ने खुश होकर माधव को 2000 का नोट थमा दिया। साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। मेरे पास तो छुट्टी भी नहीं है। रख लो भाई, इस मुसीबत में तुमने हमें खाना खिलाया, ये उसके लिए छोटा सा इनाम है। खुश रहो। गाड़ी वहाँ से चली गई। तभी माधव ने उस नोट को अपने सिर से लगाया और भगवान का शुक्रिया किया। वो जल्दी जल्दी अपना ठेला लेकर घर की तरफ भागा। उसे लग रहा था जैसे आज वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, पर उसे नहीं पता था कि गांव का ही एक लालची आदमी राजेश ये सब छिपकर देख रहा था और उसके मन में जलन पैदा हो रही थी। राजेश गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। जब उसने देखा कि कल रात माधव ने एक ही बार में 2000 रुपए कमा लिए तो उसके पेट में वो बात पच नहीं पाती। वो सोचने लगा कि अगर ये गरीब पाव भाजी वाला ऐसे ही पैसे कमाने लगा तो कल को ये मेरी बराबरी करने लगेगा। जिसके बाद उसने अपने चेले से कहा, देख रहा है कल्लू, कल तक जिसके पास नमक खरीदने के पैसे नहीं थे, आज उसके ठाठ देख। ये शहर वाले भी पागल है, कहीं भी रुककर कुछ भी खा लेते हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि इसकी दुकान पर कोई कदम भी ना रखे। शाम को फिर से हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। माधव अपनी भाजी तैयार कर रहा था। तभी राजेश अपने 2-3 साथियों के साथ वहां पहुंचा और जानबूझकर शोर मचाने लगा। अरे छी छी माधव, ये कैसी बदबू आ रही है तेरे ठेले से? इस भाजी में सब्जियां सड़ी हुई इस्तेमाल कर रहा है क्या? कल रात शहर वालों को तो ठग लिया और अब हमें बीमार करने का इरादा है क्या? नहीं राजेश भैया, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? सुमित्रा ने सुबह ही मंडी से ताजी गोभी और मटर लाकर दिए हैं और अपने ठेले पर सफाई का पूरा ध्यान भी रखता हूँ। अरे चुप कर, सबको दिख रहा है कि तू बारिश के गंदे पानी में पाँव सेक रहा है। गांव वालों सुन लो, अगर माधव की पाव भाजी खाई तो पेट खराब होना पक्का है। कल रात जो लोग खाकर गए थे, सुनाए उनकी तबीयत बिगड़ गई है। राजेश की बात सुनकर जो 1-2 लोग आने वाले थे वो भी ठिठक गए। गांव में अफवाह आग की तरह फैलती है। माधव सफाई देता रहा लेकिन राजेश ने वहाँ इतना हंगामा किया कि लोग डर के मारे दूर हटने लगे। माधव का दिल टूट गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बिना किसी गलती के उसे ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है। अगले 2 घंटे तक माधव खाली बैठा रहा। बारिश तेज होने लगी थी और राजेश दूर खड़ा ये सब देखकर हंस रहा था। तभी अचानक वही गाड़ी फिर से आकर रुकी जो परसों आई थी। गाड़ी से वही साहब बाहर निकले, लेकिन आज उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। साहब मुस्कुराते हुए माधव के पास आते हैं और कहते हैं, नमस्ते भाई, आज हम खास तौर पर तुम्हारी पाव भाजी खाने के लिए शहर से यहाँ तक आए हैं। मेरी पत्नी को तुम्हारी भाजी का स्वाद इतना पसंद आया कि उसने आज घर पर खाना ही नहीं बनाया। साहब, पर यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि मेरी भाजी खाकर आपकी तबीयत खराब हो गई थी।
अरे कौन फैला रहा है ये झूठ? हम तो कल से और ज्यादा तरोताजा महसूस कर रहे हैं। बल्कि मैंने तो अपने ऑफिस के ग्रुप में भी तुम्हारी फोटो डाली है। देखो पीछे एक और गाड़ी आ रही है, वो सब मेरे दोस्त हैं। साहब की बात सुनते ही राजेश का चेहरा पीला पड़ गया। देखते ही देखते वहाँ 3-4 गाड़ियां और रुक गईं। माधव ने फुर्ती से काम शुरू किया। ताजे मक्खन और मसालों की ऐसी महक उठी कि गांव के जो लोग राजेश की बातों में आ गए थे वो भी अपनी भूख नहीं रोक पाए। तभी गांव का एक बुजुर्ग माधव के ठेले पर आकर बोलता है, माधव बेटा, हमें माफ करना, हम इस राजेश की बातों में आ गए थे। हमें भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाओ, इसकी खुशबू ने तो भूख जगा दी है। उस रात माधव की सारी भाजी बिक गई। राजेश शर्म के मारे वहाँ से खिसक गया। माधव ने आज सिर्फ पैसे ही नहीं कमाए थे बल्कि राजेश की साजिश को भी नाकाम कर दिया था। माधव की दुकान अब गांव और शहर दोनों जगह मशहूर होने लगी थी। हर शाम उसके ठेले पर भीड़ जुटने लगी थी। सुमित्रा भी अब घर पर माधव की मदद करती और दोनों मिलकर और भी स्वादिष्ट मसाले तैयार करने लगे। लेकिन माधव का सपना अब बड़ा हो गया था और एक रात जब माधव घर लौटा तो उसने देखा कि सुमित्रा छत से टपकते पानी को रोकने के लिए बर्तन रख रही है। पूरी रात दोनों सो नहीं पाए क्योंकि बिस्तर भीग चुका था। और तभी उस रात माधव ने एक बड़ा फैसला लिया। सुमित्रा, अब बहुत हो गया। कब तक हम इस टपकती छत के नीचे रात गुजारेंगे? भगवान की दया से अब हमारे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अब ठेला छोड़कर एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लूं। दुकान? पर उसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे और गांव के चौराहे पर दुकान मिलना भी तो मुश्किल है। कोशिश करने में क्या हर्ज है? अगर एक बार पक्की दुकान हो गई तो बारिश में भी धंधा बंद नहीं होगा और लोग आराम से बैठकर खा सकेंगे। मैं कल ही सरपंच जी से बात करूंगा। अगले दिन माधव सरपंच जी के पास गया। सरपंच जी ने माधव की मेहनत देखी थी, इसलिए उन्होंने उसे चौराहे के पास एक पुरानी दुकान किराए पर दिलाने में मदद की। माधव ने दिन रात एक करके उस दुकान की सफाई की और उसे एक छोटी सी पाव भाजी ढाबे का रूप दे दिया। माधव के ढाबे का नाम माधव पाव भाजी सेंटर। उद्घाटन के दिन माधव ने पूरे गाँव को न्योता दिया। उसने सोचा था कि पुरानी बातें भूलकर वो राजेश को भी बुलाएगा ताकि गाँव में भाईचारा बना रहे। जिसके बाद माधव राजेश की दुकान पर जाता है और कहता है, राजेश भाई, आज मेरी छोटी सी दुकान का उद्घाटन है, आप जरूर आना, मुझे बहुत खुशी होगी। बड़ा आया दुकान खोलने वाला। 2 दिन क्या शहर वाले रुक गए, तू तो अपने आप को राजा समझने लगा। जा, मैं नहीं आने वाला तेरी सड़ी हुई दुकान पर। माधव उदास मन से वापस आ गया। शाम को ढाबे पर खूब रौनक थी। मुसाफिर, गांव के लोग और बच्चे सब बड़े चाव से पाव भाजी खा रहे थे। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। गांव के कुछ आवारा लड़के जिन्हें राजेश ने पैसे देकर भेजा था ढाबे के अंदर आए और शोर मचाने लगे। और एक लड़का जानबूझकर प्लेट नीचे गिरा देता है और कहता है, अरे ये कैसी भाजी है? इसमें तो कंकड़ पत्थर है। तुम लोग हमें बीमार करना चाहते हो क्या? माधव सन्न रह गया। उसे पता था कि भाजी उसने खुद छानी है, उसमें कंकड़ हो ही नहीं सकते। लेकिन वो लड़के इस बात को लेकर दुकान का सामान बाहर फेंकने लगे, जिसके कारण दुकान का पूरा माहौल खराब हो गया। तभी भीड़ में से एक कड़क आवाज आई, रुको, ये क्या बदतमीजी है? सबने मुड़कर देखा तो वो गांव के नए हेड कांस्टेबल रघुवीर सिंह थे। वो सादे कपड़ों में अपनी पत्नी के साथ वहां पाव भाजी खाने आए थे। उन्हें देखकर राजेश के भेजे हुए लड़के घबरा गए। जिसके बाद रघुवीर सिंह उन लड़कों के पास जाकर कंकड़ वाली प्लेट उठाते हैं और कहते हैं, तुम कह रहे हो इसमें कंकड़ है? जरा मैं भी तो देखूं। हाँ, अरे ये कंकड़ तो ऊपर से डाले गए लगते हैं, क्योंकि इस कंकड़ पर भाजी का मसाला भी नहीं लगा है। सच सच बताओ, तुम्हें यहाँ हंगामा करने के लिए किसने भेजा है? वो साहब, हमें तो राजेश भैया ने बोला था कि माधव की दुकान जमने नहीं देनी है। उन्होंने हमें पैसे दिए थे। ये सुनते ही वहाँ खड़े गांव वालों में कानाफूसी शुरू हो गई। सबको समझ आ गया कि माधव बेकसूर है। जिसके बाद रघुवीर सिंह ने उन लड़कों को डांट कर भगा दिया और माधव से कहने लगे, माधव भाई, डरो मत, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आज से यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। चलो अब हमारे लिए 2 प्लेट बढ़िया सी पाव भाजी लगाओ, बहुत भूख लगी है। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने हिम्मत जुटाई और फिर से काम शुरू किया। उस दिन के बाद गांव वालों का भरोसा माधव पर और भी ज्यादा बढ़ गया। माधव का काम अब दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। दूसरी तरफ राजेश की जलन कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उसने सोचा कि अगर माधव पाव भाजी बेचकर अमीर हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसने भी अपनी दुकान के बाहर पाव भाजी का बड़ा सा बोर्ड लगा दिया। और तभी राजेश ने अपने चेले कल्लू से कहा, देख कल्लू, माधव ताजी सब्जियां और महंगा मक्खन डालता है, इसलिए उसे बचत कम होती है। हम क्या करेंगे, हम मंडी से सस्ती और थोड़ी बासी सब्जियां लाएंगे और मक्खन की जगह सस्ता डालडा घी इस्तेमाल करेंगे और स्वाद के लिए तेज मिर्च डाल देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। राजेश ने दुकान तो शुरू कर दी, लेकिन उसका इरादा सिर्फ पैसा कमाना था, सेवा करना नहीं। शुरुआत में कुछ लोग कम दाम के लालच में राजेश के पास गए, लेकिन 2 ही दिन में असर दिखने लगा। और एक दिन गांव का एक आदमी पेट पकड़कर राजेश की दुकान पर आया और कहने लगा, अरे राजेश, ये क्या खिला दिया तुमने? कल रात तुम्हारी पाव भाजी खाई थी, तब से पूरे घर का पेट खराब हो गया है। डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। धीरे धीरे राजेश की पोल खुलने लगी। जो लोग सस्ते के चक्कर में राजेश के यहाँ पाव भाजी खाने गए थे, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। गांव के पंचायत में राजेश की शिकायत पहुंच गई। सरपंच जी ने राजेश पर भारी जुर्माना लगाया और उसकी दुकान कुछ दिनों के लिए बंद करवा दी।
राजेश को लालच की बहुत बड़ी सजा मिली थी। राजेश की दुकान बंद हो गई और पूरे गांव में उसकी बदनामी हो गई। दूसरी तरफ माधव ने अपनी मेहनत से न केवल गांव वालों का दिल जीता, बल्कि अब दूर दूर से लोग उसकी पाव भाजी का स्वाद चखने आने लगे थे। लेकिन माधव का दिल आज भी उतना ही साफ था जितना पहले दिन था। माधव का छोटा सा ढाबा अब छोटा पड़ने लगा था। शहर के एक बड़े अखबार में माधव की कहानी छपी कि कैसे एक गरीब पाव भाजी वाले ने अपनी ईमानदारी से अपनी किस्मत बदली। इस खबर के बाद शहर के एक बड़े बिजनेसमैन माधव के पास आए। माधव भाई, आपकी भाजी में जो स्वाद है वो मैंने आज तक कहीं नहीं चखा। मैं चाहता हूँ कि शहर के मुख्य हाईवे पर हम मिलकर एक बड़ा फैमिली रेस्टोरेंट खोलें। जगह और पैसा मेरा होगा और हुनर आपका। साहब, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाऊंगा या नहीं। क्यों नहीं संभाल पाएंगे? आपने कीचड़ और बारिश में ठेला चलाया है, ये तो फिर भी छत के नीचे का काम है। आपको भगवान ने मौका दिया है, इसे मत छोड़िए। माधव मान गया। कुछ ही महीनों में हाईवे पर एक आलीशान ढाबा तैयार हो गया, जिसका नाम रखा गया माधव की असली पाव भाजी। अब माधव के पास काम करने के लिए कई लोग थे, लेकिन वो आज भी खुद खड़े होकर भाजी का मसाला तैयार करता था ताकि स्वाद न बदले। माधव अब एक बड़ा आदमी बन चुका था। उसने गांव में अपने लिए एक पक्का और सुंदर घर बनवा लिया था। एक दिन जब वो अपने पुराने गांव के चौराहे से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि राजेश अपनी दुकान के बाहर बहुत उदास बैठा है। उसकी दुकान पर धूल जमी थी और वो बहुत कमजोर लग रहा था। जिसके बाद माधव राजेश के पास जाता है और कहता है, राजेश भाई, राम राम, क्या हाल चाल है? माधव, तुम यहाँ? भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारी दुकान उजाड़ने की कोशिश की। आज देखो, कुदरत ने मुझे वहीं लाकर खड़ा कर दिया है। मेरी दुकान बिकने की कगार पर है और मेरे पास कोई काम नहीं है। पुरानी बातें भूल जाओ राजेश भाई। इंसान गलती का पुतला है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अगर आप चाहें तो मेरे नए होटल में स्टोर मैनेजर का काम संभाल सकते हैं। मुझे किसी भरोसेमंद आदमी की जरूरत है। तुम सच में महान हो माधव। मैंने तुम्हें गिराना चाहा और तुम मुझे सहारा दे रहे हो। मैं वादा करता हूँ, अब कभी लालच नहीं करूंगा और पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। माधव ने राजेश को गले लगा लिया। गांव वाले ये देखकर दंग रह गए कि कैसे एक गरीब पाव भाजी वाले ने न केवल गरीबी को हराया, बल्कि अपने दुश्मन को भी अपनी अच्छाई से जीत लिया। माधव की कहानी हमें सिखाती है कि बारिश चाहे कितनी भी तेज हो, अगर इरादे पक्के हो तो सूरज जरूर निकलता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।